हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं एक एजेंटिक एआई रिफ्लेक्शन इंजन। अब ये क्या होता है भैया, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है? ऐसे बहुत सारे आपके अनेकों प्रश्नों के उत्तर जो है बहुत ही सिंपल सादी सटीक भाषा के साथ, ऐसे विजुअलाइजेशन के साथ, अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ, कई सारे कोड स्निपेट के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, रिजल्ट ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ अगले कुछ ही मिनटों में आपके समक्ष मैं पेश करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले भैया इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। अपने सारे दोस्त यार दोस्तिनी ग्रुप झुंड जितने भी हैं सबके साथ इस वीडियो को अब भी शेयर मार दीजिए, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस जी हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि आखिरकार यार ये एजेंटिक एआई रिफ्लेक्शन इंजन होता तो होता क्या है, ये क्या भला है? बिल्कुल सिंपल सादी भाषा में आपको मैं बताता हूं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने एआई से, एजेंट से एक सवाल पूछते हैं, है ना, वी जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, और उस सवाल का हमें उत्तर मिलता है। वो जैसे ही आंसर देता है, उस आंसर को जैसे ही हम देखते हैं हमको वो पसंद नहीं आता। हम बोलते हैं यार इसको तो मैं 10 में से 5 नंबर भी ना दूं, इसको तो 4 भी ना दूं, इसको तो मैं 1 भी ना दूं, इसको 0 नंबर देता हूं, ये आंसर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सही बात है कि नहीं? मतलब ये प्रॉपर आंसर नहीं था ऑफ द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड। अब ये किसने किया? ह्यूमन ने इवैल्यूएट किया। अब इस पूरी प्रक्रिया से मान लो अगर मैं ह्यूमन को साइड कर दूं, तो ह्यूमन इंटरवेंशन को अगर मैं खत्म कर दूं, तो ये पूरा मामला बस आपका एआई ही संभालेगा। एजेंट ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगा, स्कोर करेगा, इवैल्यूएट करेगा, और फिर अपने आंसर को इंप्रूव करेगा। तो क्या कहेंगे? तो उसी को एजेंटिक एआई रिफ्लेक्शन इंजन कहेंगे। कि जैसे कि मान लीजिए आपने भैया अपनी प्रक्रिया शुरू की, स्टार्ट में आपने यूजर ने जो है वो क्वेश्चन दे दिया आपके एजेंट को, एंड बाय द वे ये सारी चीजें जो है हम लैंग ग्राफ की मदद से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो एक्चुअली जो आपको दिख रहा है एक्चुअल में भी वर्किंग ऐसा ही होने वाला है। यही नोड्स रहने वाले हैं, नोड के बीच में एजेस भी हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, कंडीशनल एज भी होने वाला है। ये सारी चीजें भैया लैंग ग्राफ की मदद से इंप्लीमेंटेशन होने वाला है। तो अगर आपको लैंग ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं तो टेंशन ना लो जी, हमने ऑलरेडी लैंग ग्राफ के ऊपर एक कंप्लीट क्रैश कोर्स जो है बना के रख दिया है, अपने ही चैनल पे मौजूद है। क्रैश कोर्स प्लेलिस्ट में या वन शॉट सीरीज प्लेलिस्ट में जाके आप भैया उसे देख सकते हैं, लैंग ग्राफ को डिटेल में प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। तो यहां पे लैंग ग्राफ के इंप्लीमेंटेशन में हमारा एक स्टार्ट नोड होगा, एंड नोड होगा। जब प्रक्रिया शुरू होती है ऑब्वियस सी बात है यूजर का एक क्वेश्चन जो है वो दिया जाएगा। अब जनरेटर का काम क्या होगा? जनरेटर एक नोड है बेसिकली। ये नोड का काम क्या होगा कि यार अपन ना एक आंसर जनरेट करते हैं। किसकी मदद से? दिमाग क्या भैया आपके एजेंट का? एलएलएम क्या है? लामा 3.370 बिलियन, मतलब जो ग्रूक, GROK नहीं बात कर रहा मैं, GROQ की बात कर रहा हूं। ये आपका फ्री एपीआई की है, इसमें आपको पैसा देना नहीं पड़ता है। तो ये फ्री एपीआई की है, इसकी मदद से आप इस लामा मॉडल को जो है एक्सेस कर सकते हैं और एज अ ब्रेन ऑफ योर एजेंट अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यार इसी दिमाग से आपका उत्तर निकलता है, जनरेट होता है, और फिर ये जनरेटेड उत्तर आगे जाता है इवैल्यूएटर के पास। जैसे मैंने कहा कि इसमें भैया इंसान नहीं रहेगा, ह्यूमन इंटरवेंशन इवैल्यूएशन के लिए नहीं रहेगा। ये खुद ही इवैल्यूएट करेगा, ये खुद ही भैया रिस्पेक्टिवली आपके उस आंसर को देखेगा, उस आंसर को स्कोर करेगा आउट ऑफ 10, और साथ ही साथ एक फीडबैक भी जनरेट करेगा कि क्यों इसको मैंने इतना ही स्कोर दिया। एक दो लाइन में भैया फीडबैक भी आपका आएगा, और फिर उसके बाद आपका स्कोर जो है वो एनालाइज किया जाएगा कि भैया क्या स्कोर, मान लीजिए आउट ऑफ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ये आप चेंज कर सकते हैं, ये कस्टमाइजेबल है। आप 8 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। इससे आप अपना जो स्ट्रिक्टनेस है, कितना स्ट्रिक्ट होना चाहते हो, वो आपके कंट्रोल में भी रह सकता है। कि मतलब अगर 9 से इक्वल या ग्रेटर की अगर आप बात कर रहे हो, मतलब आपको बहुत ही अच्छा आंसर चाहिए। अगर आप 7-6 पे भी मानने को तैयार हो, मतलब आपको थोड़ा सा आपने ढील दे रखा है, थोड़ा लीनियंसी आपने जो है बढ़ता हुआ है, ठीक ठाक आंसर भी आपको मिल गया तो भी चलता है। तो ये आपके कंट्रोल में रहता है। तो ये पैरामीटर आप यहां पे काइंड ऑफ मेंशन कर सकते हैं, आंकड़े इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए अगर आपका स्कोर बेसिकली 9 के नीचे आ गया, मान लीजिए 8 आ गया, 7 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, तो क्या करोगे? तो भैया ये तो एज पर एक्सपेक्टेड नहीं है, स्कोर बढ़िया नहीं है, यानी कि इसमें इंप्रूव होना चाहिए। तो ये सेल्फ इंप्रूविंग मैकेनिज्म है, यही तो मैं कह रहा था कि वो रिफ्लेक्ट करता है।
वो खुद को देखता है, परखता है, इंप्रूव करता है, और फिर उसके बाद ऑब्वियस ही बात है, अगर स्कोर आपका लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू 9 नहीं है तो आप नो के एज को फॉलो करोगे। अब ये अपना जो नो वाला एज है ये जा रहा है जनरेटर के पास वापस से, यस कि भाई तूने क्या जनरेट कर दिया, ये तो कम स्कोर मिल गया, तो इसके लिए भैया कुछ चीजें भेजनी पड़ेगी ना जनरेटर के पास। तो एक स्टैंडर्ड ट्रिपलेट होता है जो कि हम लोग भेजते हैं जनरेटर के पास, वापस रिट्राई मारते हैं आंसर इंप्रूवमेंट के लिए। लेकिन उसको पता तो होना चाहिए कि ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था जिसमें उसने बेड़ा गर्क कर रखा है, जिसमें उसने आंसर सही नहीं दिया है, क्योंकि उसका स्कोर ये था, मान लीजिए 10 में से 5 था। और साथ ही साथ फीडबैक भी भेजा जाता है। फीडबैक जो कि एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये आपका स्कोर जो कि एक न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, और ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। इससे उसको समझ में आ जाता है कि भैया अपन ने पहले क्या गलती की थी, अपने को क्या स्कोर मिला था, अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो इस फीडबैक के हिसाब से अपने को वापस से बढ़िया आंसर जो है जनरेट करना है। इसी तरीके से वो रीट्राई करते करते, अलग अलग अटेम्प्ट मारते मारते अपने आंसर को इंप्रूव करता है, आइडियल बनाता है। और जब भैया आपका स्कोर मान लीजिए इक्वल टू 9 या ग्रेटर देन 9, 10 ऑन 10 मान लीजिए आ गया, 9 आ गया, तो फिर आप यस वाले एरो को फॉलो करते हैं एंड हियर यू मीट द एंड नोड। आप भैया अंत तक पहुंच चुके हो, फाइनल आंसर इज शोन टू द यूजर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एंड हाउ इट इज हैपनिंग थ्रू द कोड। चलिए फिर भैया शुरुआत उसकी करते हैं समझने की। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार देखो लैंग ग्राफ का इस्तेमाल करने वाले हैं, लैंग चेन भी रहेगा, लैंग चेन ग्रुप यहां पे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये वो आपके इंपॉर्टेंट कोर इंस्टॉलेशंस हैं जो पिप इंस्टॉल के थ्रू आपको पहले करने पड़ेंगे, वो मैंने यहां पे मेंशन करके रख दिया है। वन बाय वन आप अपने टर्मिनल के अंदर इस कमांड को रन करके लैंग ग्राफ, लैंग चेन ग्रुप वाला फंडा अपने यहां पे बढ़िया तरीके से इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अपन इंपोर्ट करेंगे सभी चीजों को। देखिए एक स्टैंडर्ड जो भैया तरीका है, इंस्टॉल, इंपोर्ट, इस्तेमाल, ये ट्रिपल आई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले इंस्टॉल करें, फिर भैया इंपोर्ट करें, और फिर इस्तेमाल करें, सीधी बात है। तो हमने पहले इंस्टॉल किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ये आपको अपने सिस्टम में करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं। अब ये जितनी भी चीजें इंपोर्ट की हैं, ये क्यों की है, ये जैसे ही उसका वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि गेट पास का तो अभी वक्त आ गया। गेट पास क्या करता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपके पास जो ग्रुप का एपीआई की वो होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया ये टोटली फ्री है। आप जस्ट ग्रुप एपीआई की गूगल पे डालिए, वहां पे रिस्पेक्टिवली गूगल अकाउंट के साथ साइन इन कीजिए, फ्री में अपनी एपीआई की जनरेट कीजिए। और यहां पे जैसे मैं इस कोड को देखिए रन करता हूं, अरे ये देखो यहां पे गलती हो गई कि नहीं क्या गलती हो गई यार, तुमने यार इंपोर्ट किया ही नहीं, तुमने पहले सेल को रन नहीं किया, तुमने सीधा इस्तेमाल करना शुरू किया। इसीलिए मैंने बोला वो जो 3 आई वाला फॉर्मूला है ना, वो उसी सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो पहले इंपोर्ट करो रे गेट पास को। जब पहले वो इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद अपन जो है यहां पे, ये कोई एरर नहीं है, ये काइंड ऑफ वार्निंग है, वार्निंग को अपन इग्नोर मार सकते हैं क्योंकि यार वो अपने रिस्पेक्टिवली इंप्लीमेंटेशन को रोकने तो नहीं वाला है, वो इंप्लीमेंटेशन सक्सेसफुली अपन दिखाने वाले हैं। तो चलिए ये तो भैया सेल एग्जीक्यूट हो चुका है। अभी हम लोग गेट पास का जो कमाल है वो दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके सामने ग्रुप एपीआई की जो है वो मांगेगा यूजर इनपुट की तरह से, लेकिन जब मैं इसे एंटर करूंगा ना तो ये डॉट 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 दिखाएगा, क्योंकि एपीआई की काफी ज्यादा सिक्योर होनी चाहिए भैया, ऐसे एक्सपोज नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए सिक्योरली उसको अपने प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए आप गेट पास का इस्तेमाल करते हो और बस एंटर दबा दीजिए। यहां नहीं भैया, ये वाला जो कार्यक्रम आपका जब था यहां पे आपने एंटर किया, यहां पे एंटर दबा दीजिए, दैट्स इट डन। अब एक बार भैया रिस्पेक्टिवली आपकी एपीआई की एंटर हो गई, उसके बाद अपने को अपना एलएलएम मॉडल जो है वो भी तो इनिशियलाइज करना है ना। अब उसके लिए 2 चीजें आपको लगने वाली, एक तो आपने ग्रुप एपीआई की तो दे दी है, उसके बाद हम मॉडल भी दे देते हैं और टेम्परेचर भी दे देते हैं। तो चैट ग्रुप यानी कि ग्रुप मॉडल के साथ चैट करने के लिए जो एलएलएम मॉडल आप इनिशियलाइज करने जा रहे हो, उसमें मेन कोर ब्रेन मॉडल क्या रहेगा, ये वही मॉडल है जो कि मैंने अभी अभी आपको विजुअलाइजेशन में दिखाया था, फ्लो चार्ट में दिखाया था। और टेम्परेचर रखा है 0.5। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि क्रिएटिविटी कंट्रोल करना जी। अगर आप बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक आंसर चाहते हो तो कीप द टेम्परेचर नियर टू 0, मतलब ये क्वेश्चन ये आंसर, ये क्वेश्चन ये आंसर, नो क्रिएटिविटी नो रैंडमनेस। अगर आपको थोड़ा क्रिएटिविटी ज्यादा चाहिए तो 0 से बढ़ा के आप टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 कर दिया, आप 0.6 0.7 भी करके देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर मत कर देना भैया, नहीं तो फिर क्या हो जाता पता है, कुछ भी आंसर आने लगता है, कुछ भी आंसर आने लगता है, ना उस आंसर का सर होता है ना पैर होता है, क्वेश्चन क्या पूछा है तूने आंसर क्या दिया है, इस तरीके से भी सिनारियो हो जाता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल में इसे रखा कीजिए। उसके बाद भैया एलएलएम भी अपना इनिशियलाइज हो गया। अब यहां मेन मुद्दे पे आते हैं। यहां पे देखिए पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर लैंग ग्राफ के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पहले क्रैश कोर्स एक बार ढंग से देख लीजिएगा, पूरा वहां पे डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। क्योंकि यहां पे अब ये जितनी भी बातें ये
कोर लैंग ग्राफ की बातें, इसी के थ्रू अपना एजेंट वाला फंडा, वो नोड्स, फिर वो आपकी एजेस वाला फंडा, कंडीशनल एज वाला फंडा यहां पे बनने वाला है। तो वो चीज प्री रिक्विजिट है ये अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, अपना एक स्टेट, एक शेयर्ड स्टेट होता है बेसिकली, अलग अलग नोड्स जो काम कर रहे हैं ना आपके, उन नोड्स के बीच में एक शेयर्ड इंफॉर्मेशन, शेयर्ड स्टेट जो है वो मौजूद होता है। इस शेयर्ड स्टेट के अंदर आपका क्वेश्चन होगा स्ट्रिंग टाइप का, आंसर होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्कोर होगा इंटीजर टाइप का, फीडबैक होगा स्ट्रिंग टाइप का, और अटेम्प्ट आपने कितने किए, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट मेंशन करना जरूरी है। मान लीजिए अगर आपका रिस्पेक्टिवली जो एजेंट है वो उस इनफाइनाइट लूप में चला गया, तो मतलब आंसर करेक्ट आ ही नहीं पा रहा है, करेक्ट नहीं आ पा रहा, मतलब स्कोर जो है उसका उस कंडीशन को मीट ही नहीं कर पा रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ ही नहीं पा रहा है, वो बार बार उसके 9 के नीचे ही आ रहा है, तो भैया आपका रिस्पेक्टिवली एजेंट इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा ना। तो इसीलिए ऐसा ना हो, तो इस टेस्ट केस को भी संभालने के लिए अटेम्प्ट नाम का अपने पास एक मेंबर होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट आप अलाउ करना चाहते हो, 3, 5, 10, उससे ज्यादा नहीं। 10 अटेम्प्ट में जो लेट से आंसर आ गया वो मेरे को कम से कम दिखा दे, क्योंकि तब तक तो इंप्रूवमेंट आपका हो चुका होगा ना। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो अटेम्प्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले इसे, इस शेयर्ड स्टेट को जो है डिफाइन कर लेते हैं, हो गया। अब हम लोग अपने जनरेटर की तरफ आते हैं। जो आपका जनरेटर नोड का बिहेवियर होगा वो हमने इस जनरेटर फंक्शन के अंदर लिख दिया है, और यहां पास क्या किया है, वही शेयर्ड स्टेट। आप बात समझिए, कोई पैरामीटर या अलग से भैया आंसर, क्वेश्चन, ऐसे अलग अलग भैया पैरामीटर पास नहीं किए, सिर्फ एक शेयर्ड स्टेट पास किया है। इस शेयर्ड स्टेट के अंदर आपको ये सारी चीजें उपलब्ध मिल जाएंगी, ठीक है। अब जैसे ही शेयर्ड स्टेट आ जाता है, सबसे पहले मैं चेक करता हूं इफ स्टेट हैज अ फीडबैक, मतलब क्या फीडबैक में कोई वैल्यू है, इज देयर एनी वैल्यू इन द फीडबैक। क्योंकि देखिए आप जनरेटर के पास आओगे एक फीडबैक लेके इन द अटेम्प्ट नंबर 2, अटेम्प्ट नंबर 1 में तो भैया देखो आप सीधा साधा जो अपना जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट कर दोगे और सामने रख दोगे। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स सही नहीं रहा, तो अगर उसका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मान लीजिए अगर नहीं रहा, तो आपको भैया उसे जनरेटर के पास वापस भेजना पड़ेगा। इसीलिए वो चेकिंग हो रही है कि क्या फीडबैक आया है, मतलब अब मेरे को वापस उसको इंप्रूव करके जो है भेजना है। तो ये फीडबैक चेक कर रहा है कि क्या आपका स्टेट फीडबैक मौजूद है। अगर मान लीजिए अभी इनिशियली तो नहीं है, तो अपन एल्स के ऊपर आ जाएंगे। ये वाला भी हम लोग किस्सा देखने वाले हैं, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम पहली बार भैया आंसर जनरेट कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, तो हम एल्स के ऊपर आएंगे। एल्स के अंदर भैया अपना एक प्रॉम्प्ट हम बनाएंगे, यहां पे एफ स्ट्रिंग में ट्रिपल कोट मेंशन करते हुए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्लियरली एंड सिंपली, बस इतना बोल देंगे और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। इतना बोल दिया वो भी बहुत है, बहुत लाइक मोर देन इनफ है। और क्वेश्चन जो यूजर ने पूछा है वो आपके स्टेट के अंदर क्वेश्चन मेंबर में मौजूद होगा। जो आपका शेयर्ड स्टेट है ना, उसके क्वेश्चन में जो वैल्यू है, वो जो क्वेश्चन की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन मेंबर की जो वैल्यू है, यानी इस क्वेश्चन मेंबर की जो वैल्यू है, वो हम लोग यहां पे जो है प्रॉम्प्ट में मेंशन कर देंगे। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है वो एलएलएम को इन्वोक, यानी कि एलएलएम को भेज देंगे ये पूरा प्रॉम्प्ट इस रिस्पेक्टिवली इंस्ट्रक्शन के साथ और इस क्वेश्चन के साथ कि भाई चल अभी इसका आंसर जनरेट कर। और जो भी आपका रिस्पॉन्स आएगा उस रिस्पॉन्स में गौर से सुनिएगा, दो चीजें हैं अभी यहां पे हमें रिटर्न करनी है। उस रिस्पांस में से जो आपका एक्चुअल कंटेंट होता है, देखिए आपके एलएलएम के रिस्पांस में कई सारी चीजें होती हैं, एडिशनल बहुत सारे आर्गुमेंट्स होते हैं, मेटा डेटा होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअल रिस्पांस कंटेंट भी होता है। तो हमको सिर्फ अपना एक्चुअल रिस्पांस कंटेंट चाहिए, बस जो एक्चुअल टेक्स्ट है, जो आंसर है, बस उतना ही चाहिए। वो आंसर इस मेंबर को दे देंगे, जो शेयर्ड स्टेट में आंसर मेंबर है ना, ये देखो ये आपका शेयर्ड स्टेट का आंसर मेंबर है ना, इसे दे देंगे। और साथ ही साथ अटेम्प्ट हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर दें कि भैया अब हमारा एक बार हो गया, जनरेटर ने एक बार लेट से जनरेट कर दिया। अब मान लीजिए इवैल्यूएटर ने इवैल्यूएट किया, और इवैल्यूएट करने के बाद इवैल्यूएटर ने इवैल्यूएट किया इस आंसर को, जो पहली बार भैया आंसर दिया है जनरेटर ने, और स्कोर अच्छा नहीं दिया, तो फिर भैया फीडबैक भी देगा वो इवैल्यूएटर, और फिर हम लोग वापस जनरेटर की तरफ आएंगे। अभी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि अब हम लोग भैया फीडबैक लेके आ गए हैं। फीडबैक में पहले वैल्यू है, इनिशियली क्या होता है पता है, फीडबैक में कोई वैल्यू नहीं होती, देयर इज नो सिंगल वैल्यू इन द फीडबैक। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इनिशियल स्टेट आपका ऐसा दिखेगा, ये देखिए आपका फीडबैक एम्प्टी होगा, आपका स्कोर 0 होगा, आपके अटेम्प्ट 0 होंगे, आपके पास आंसर कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा। इसीलिए मैं यहां पे जो है, अगर इनिशियली आप पहली बार आ रहे हो तो यहां पे इफ कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन अब भैया सेकंड टाइम आ गए, क्योंकि स्कोर खराब आ गया, तो फीडबैक यहां पे भैया आपका है, तो आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो अपन प्रॉम्प्ट देखते हैं क्या बनाया अपन ने। एफ स्ट्रिंग में ट्रिपल कोट में क्या मेंशन किया है, पहले तो अपन क्वेश्चन मेंशन करते हैं,
प्रीवियस आंसर क्या था वो मेंशन करते हैं, हमारा इवैल्यूएटर का स्कोर क्या था आउट ऑफ 10 वो मेंशन करते हैं, और फीडबैक क्या वो मेंशन करते हैं। तो सारी चीजें कतार में मेंशन कर देते हैं। ये प्रीवियस आंसर एक और एडिशनल चीज मैंने यहां पे ऐड की हुई है, ये काइंड ऑफ ऑप्शनल है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर कर दिया तो बेटर ही है, मतलब काइंड ऑफ अच्छी ही बात है। उसको कम से कम ये पता चलेगा कि पिछला आंसर अपन ने क्या दिया था, तो काइंड ऑफ उसको एज अ कॉन्टेक्स्ट मान के, उसे भी एज अ पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मान के वो अपना आंसर इंप्रूव कर सकता है। तो ये भी एक चीज अगर आप ऐड करोगे तो थोड़ा सा बेटर ही आपको बढ़िया रिस्पॉन्स जल्दी से मिलेगा, ज्यादा अटेम्प्ट के लिए आपको रुकना नहीं पड़ेगा। तो ये भी बिहाइंड द सीन है जो आपको समझना है। अब हम लोग उसे क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई देख तेरे को सब दे दिया, सवाल दे दिया, पिछला आंसर दे दिया, स्कोर दे दिया, फीडबैक दे दिया जो एलएलएम ने दिया है। Rewrite the answer and fix the exact problems mentioned above. Make it more accurate, more complete and less generic. ठीक है, तो ये अपनी तरफ से हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। आप इसकी जगह पे जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, ताकि भैया इस रिस्पेक्टिव जनरेटर के ऊपर प्रेशर बने कि भाई सही काम कर, पहले गलत काम किया था, स्कोर तूने खुद को ही खराब दिया था, तो अब सही काम कर। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। अब इसके हिसाब से ये वापस जनरेट करेगा, जनरेट करने के बाद वापस से जो रिस्पॉन्स है, मतलब जो भी काइंड ऑफ आपका ये पूरा का पूरा जो प्रॉम्प्ट है, काइंड ऑफ ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो एलएलएम इन्वोक को वापस भेजा जाएगा। जो रिस्पॉन्स आएगा उसका कंटेंट वापस आंसर में जाएगा, और अटेम्प्ट आपका वापस 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पहले 1 था, फिर अब यहां पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 अटेम्प्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आपका जनरेटर का पूरा मैकेनिज्म और हर कंडीशनल ब्रांच जो है वो काम कर रही है। अब इवैल्यूएटर की बात करते हैं। यहां हम RE इंपोर्ट कर रहे हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि यहां पे कुछ एक्सप्रेशन हमें मैच करने पड़ेंगे। इवैल्यूएटर काफी इंटरेस्टिंग वे में और काफी डिटेल्ड मैनर में मेंशन किया गया है, क्योंकि उसका सारा मामला जो है भैया निर्भर करता है आपके नियम कानूनों के ऊपर। जैसे नियम कानून बताओगे वो वैसा इवैल्यूएट करेगा। आप उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते बड़ा ही जेनरिक वे में कि भाई तेरे को जैसा पड़ता है, तेरे को जैसा लगता है वैसा कर दे। नहीं, आपको बताना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा आपको डिटेल्ड यहां पे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स रखनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इवैल्यूएटर जो आपका मेथड है, बेसिकली नोड का जो बिहेवियर है वो इस मेथड में हमने डिफाइन किया है। स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट, शेयर्ड स्टेट ऊपर वाले को भी दिया था, जनरेटर को यहां पे भी दिया था। तो शेयर्ड स्टेट एक बार आ गया तो सारी उसके अंदर के मेंबर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। एक प्रॉम्प्ट हम सीधा सीधा डिफाइन कर देते हैं, उसे बोलते हैं यू आर अ स्ट्रिक्ट ग्रेडर। पहले ही बोलते हैं तो स्ट्रिक्ट ग्रेडर है, ये ले क्वेश्चन और ये रिस्पेक्टिवली आंसर जो कि आपके जनरेटर ने दिया है, इस सवाल का ये जवाब दिया है। अब स्कोर कर दिस आंसर को आउट ऑफ 1 आउट ऑफ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग द फुल स्केल। तो इसमें भैया इस स्केल के अंदर जो है तुझे इसको जो है रेट करना है, स्कोर करना है। और यहां पे मार्किंग के रूल्स मैंने कुछ मेंशन कर दिए हैं, दैट इज मोस्टली रॉन्ग और अनयूजेबल अगर रहेगा तो 1 से 2, फिर 2 से 3 का मतलब क्या होता है, 5 6 का मतलब क्या होता है, 7 8 9 का मतलब क्या होता है, और 10 का मतलब क्या होता है। तो ये मतलब बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मतलबी है वो जब तक मतलब नहीं बताओगे तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ ना अपना आइडिया लगा लेता है, अनएम्बिगुअस हो जाता है, और फिर उसमें कुछ भी आपको आंसर मिलने लगता है, कुछ भी स्कोर मिलने लगता है। तो ऐसा नहीं मांगता अपने को प्रॉपर सोची समझी साजिश के तहत ये सारी चीजें जो हैं वो इंप्लीमेंट करनी है। पहला वाला फंक्शन अपन ने इंप्लीमेंट किया क्या? नहीं ना यार, ये अभी तक हुआ ही नहीं है, इसको तो रन कर। हाँ, अभी ये रन हुआ, देखो इधर नंबर ही दिख नहीं रहा था, ये रन ही नहीं हुआ था। चलो अभी हम लोग इवैल्यूएटर भी करने वाले, पहले समझ लेते हैं। उसके बाद कुछ और एडिशनल इंपॉर्टेंट रूल मैंने डाल दिए हैं। जैसे अपन पहले मेंशन करते हैं यूज लोअर स्कोर फॉर द जेनरिक आंसर, मतलब अपन ने लोअर स्कोर रीजन उसको बता दिया कि अगर यार देखो ये बड़ा जेनरिक आंसर अगर मिला होगा तो यार उसको लोअर स्कोर रीजन में ही रखना है। ये भी बता दिए कि हायर स्कोर रीजन कहां होना चाहिए, ओनली इफ द आंसर इज क्लियरली स्ट्रॉन्ग। अगर एकदम भैया स्पष्ट रूप से वो तगड़ा आंसर दिखाई दे रहा है तो ही भैया उसको हाई स्कोर रीजन में रखना है। तो ये लो स्कोर रीजन और हाई स्कोर रीजन भी अपन ने डिफाइन कर दिया। उसके बाद अपन ये भी बताते हैं कि फीडबैक मस्ट बी 1 और 2 लाइन ओनली। 1 और 2 लाइन से ज्यादा भैया लंबा चौड़ा फीडबैक नहीं चाहिए मेरे को। 1 या 2 लाइन में अपनी सारी डिटेल फीडबैक की मेंशन कर दे। उसके साथ साथ फीडबैक मस्ट टेल एग्जैक्टली व्हाट टू इंप्रूव नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे इग्नोर ना करिए। यहां पे अपने फीडबैक में ये मेंशन होना चाहिए कि अभी के आंसर में क्या कमी थी और अगली बार क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। अगर आप ये बताओगे तो यार अगली बार जब आपका जनरेटर आंसर जनरेट करेगा तो वो इस इंप्रूवमेंट की तरफ नजर मारेगा, क्योंकि ये भी तो आपने जनरेटर को भेजा होगा, और ये जब इंप्रूवमेंट देखेगा तो उसी को वो इनकॉर्पोरेट करेगा अपने नेक्स्ट आंसर में, और आपका स्कोर इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इसीलिए ये सारे स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैंने उसको ये भी बोल दिया रिटर्न ओनली इन दिस फॉर्मेट, मतलब भाई इवैल्यूएटर मुझे तेरे से जो चाहिए है ना वो सिर्फ ये 2 चीजें चाहिए, स्कोर और फीडबैक, वो भी एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में। स्कोर कोलन उसके आगे नंबर, फीडबैक कोलन उसके आगे 1 से 2 लाइन में आपका फीडबैक। बस याद रखना इसी फॉर्मेट में मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए।
और कुछ एडिशनल इसमें ऐड मत करना। उसके बाद चलो फॉर्मेटिंग रूल भी दे दिया, नियम कानून तौर तरीके, जो अपनी मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दे दिया, प्रॉम्प्ट के अंदर फिट कर दिया। चलो फिर भैया अब देरी काहे की, प्रॉम्प्ट जो है वो इन्वोक कर देते हैं हमारे एलएलएम को। तो एलएलएम के पास हम लोग ये पूरा प्रॉम्प्ट जो है, ये सारे नियम कानून तौर तरीके, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ भेज देंगे, और फिर हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा उसका एक्चुअल कंटेंट पार्ट, जो उसका एग्जैक्ट टेक्स्ट पार्ट है, एक्चुअल उसका जो रिस्पॉन्स पार्ट है, वही हम लोग लेंगे, वही हम लोगों को प्राप्त करना है, और हम लोग स्ट्रिप आउट कर देंगे। अगर कोई एडिशनल न्यू लाइन या फिर व्हाइट स्पेस वगैरह होगा तो उसको हम लोग निकाल देंगे, और प्योर रिस्पॉन्स हमारे पास आ जाएगा। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर दो चीजें हमें चेक करनी है, एक तो स्कोर क्या है और एक तो फीडबैक क्या है, बराबर है। क्योंकि ये हम लोगों को देखो एट द एंड रिटर्न भी तो करना है ना, ये हमें अपने स्कोर के अंदर डालना है। कौन से स्कोर के अंदर? अरे वो हमारा शेयर्ड स्टेट का स्कोर है ना, उसके अंदर पुट इन करना है। जो शेयर्ड स्टेट का फीडबैक है ना, उसके अंदर पुट इन करना है। अगर आप ये सब चीजें उसके अंदर पुट इन करोगे, डाल दोगे, तभी तो जाके फिर अगली बार आपका जनरेटर ये सब चीजें यहां से निकाल के अपने प्रॉम्प्ट में जो है एम्बेड करके यूज करेगा कि भाई इंप्रूव्ड आंसर अगली बार आना चाहिए। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अलग अलग आपके जो नोड्स होते हैं, आपके शेयर्ड स्टेट, नाम देखिए क्या है, शेयर्ड स्टेट, शेयर कर सकते हैं उस मेंबर्स के डेटा को। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब चलिए सबसे पहले इस मैटर को क्लियर करते हैं। यहां पे हम लोग अपना स्कोर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स में से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। जो मैंने ये शुरुआत में मेंशन किया था ना, RE, ये वाला पार्ट अभी हम यूज करने वाले हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से सर्च करेंगे इस पैटर्न को हमारे इवैल्यूएटर के रिस्पॉन्स के अंदर। तो रिस्पॉन्स भी हमने इसको दे दिया है, इसके रिस्पॉन्स में हमको ये पैटर्न ढूंढने का है। मिला तो सही है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं मिला तो भैया रिटर्न क्या करना है वो भी बात आगे हम करने वाले हैं। तो पहले इस पे जरा फोकस करो। स्कोर, आप अगर गौर से आप देखेंगे, ये पैटर्न कहता है कि शुरुआत में स्कोर कोलन लिखा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास स्पेसेस, न्यू लाइन, ऐसे कई सारे जो है रिस्पेक्टिवली चीजें हो सकती हैं। तो वो अलाउड है, वो इस पैटर्न में एग्जिस्ट हो सकता है। उसके बाद डी माने डिजिट, प्लस एक या एक से ज्यादा डिजिट भी आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर इस पैटर्न से मिलता जुलता अगर कुछ मिल जाए तो भैया उसको ग्रुप अप कर लो, उसको भैया रिस्पेक्टिवली आप ग्रुप 0 बोलते हो। और यहां पे आपके केसेस इग्नोर किए जा रहे हैं। चलिए आपको ये लाइन क्या बताने की कोशिश कर रही है, विद एग्जांपल आपके सामने में रखता हूं। तो देखिए अपन क्या सोच रहे हैं, स्कोर ऐसे लिखा होगा, ठीक है, कोलन यहां पे 9 लिखा होगा, ठीक है, सिंपल आइडिया, ज्यादा कुछ मुश्किल तो नहीं है। तो यहां पे ये स्कोर पहले लिखा होना चाहिए, यस, टिक मार्क, पैटर्न के हिसाब से करेक्ट है। कोलन भी होगा, टिक मार्क, परफेक्ट। इसके आगे स्पेस हो सकता है, परफेक्ट, टिक मार्क। एक डिजिट हो सकता है, परफेक्ट, टिक मार्क, हो गया, डन। अब इस पूरे मामले को अपन डाल देते हैं समथिंग व्हाट वी कॉल इट एज अ ग्रुप 0। यानी जब आपको मैच मिल जाता है आपके पैटर्न के हिसाब से, तो उसे ग्रुप 0 में पूरा इस तरीके से पैरेंथेसिस एनक्लोज्ड में अपन डाल देते हैं। इतना सिंपल मामला आपको समझना है। तो ये अपना एक छोटा सा आप ऐसे के लीजिए मेमोरी यूनिट हो गया, उसके अंदर ये सब चीजें हमने डाल दी, ग्रुप 0 उसको लेबल लगा दिया, ठीक है, ये मैटर क्लियर हो गया। अब रहती है बात इग्नोर केसेस की। कई बार आपको स्कोर ऐसा दिख सकता है, कई बार आपको स्कोर ऐसा दिख सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कभी कैपिटल, कभी लोअर, कभी अपर, कभी लोअर, कभी पूरा लोअर, कभी अपर लोअर मिक्सचर, कभी पूरा अपर। तो यहां पे बोला गया है कि भाई इस झंझट में पढ़ ही मत, तू इस झंझट में मत पढ़, इग्नोर कर केसेस को, क्योंकि मेन मुद्दा तो अपना ये है। और इसी मेन मुद्दे को फेच करने के लिए हमने अगली लाइन लिखी है। अगली लाइन में हमने क्या लिखा है, ये देखिए, ये इफ एल्स का लॉजिक हमने लगाया है। इफ स्कोर मैच इज कैप्चर्ड, मान लीजिए अगर मेरा स्कोर मैच यानी कि रिस्पेक्टिवली ये पैटर्न मुझे पकड़ में आ चुका है, मेरे पास ग्रुप 0 मुझे मिल चुका है, तो उसमें से मैं ग्रुप 1 फेच करूंगा। नाउ व्हाट डू मीन बाय ग्रुप 1, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रुप 1? देखिए ग्रुप 0 मतलब ये आपका पूरा एंटायर पार्ट जो अभी आपने कैप्चर किया है, उसके अंदर की जो ये वाली वैल्यू है, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर इंटरेस्टेड इन, इसे ग्रुप 1 बोला गया है। तो हमारी स्कोर मैच में से, ये स्कोर मैच में से हम लोग ग्रुप 1 जो है, यानी कि ये एक्चुअल वैल्यू जो है वो फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा वैसा फेच नहीं कर रहे, हम इसे एक्सप्लिसिटली इंटीजर भी कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमारा स्कोर जो है वो इंटीजर टाइप में होना चाहिए। जब हमने शेयर्ड स्टेट मेंबर इनिशियलाइज किया था, वहां पे भी आपका स्कोर इंटीजर टाइप होना चाहिए, वो मेंशन किया हुआ है। इसीलिए एक्सप्लिसिटली इस ग्रुप 1 वैल्यू को फेच करके इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये आप सोचिए, समझिए। देखिए यहां पे भी इंटीजर आपको देखने को उसी के लिए मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको स्कोर मैच जैसा पैटर्न मैच होना चाहिए, तो नहीं हुआ,
जो रिस्पेक्टिव मामला आपको रिस्पॉन्स में दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिखा, यानी कि आपका रिस्पॉन्स सही नहीं आया है, इस रिस्पेक्टिव पैटर्न के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो अलग है, कुछ तो अतरंगी है, जो नहीं मांगता था वो आ गया है, तो आप एल्स 5 स्कोर दे देते हो। क्या देते हो? स्कोर जो आपका स्कोर वेरिएबल है बेसिकली यहां पे अभी इसे 5 दे देते हो। ये डीबगिंग में बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत काम आएगा। मान लीजिए अगर आपको आगे चल के अपना रिस्पेक्टिव स्कोर सिर्फ 5 5 5 5 हर अटेम्प्ट में 5 5 दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि जो रिस्पॉन्स वहां से आ रहा है इवैल्यूएटर से उसमें कुछ तो गड़बड़ है। इस बार रिपीटेडली इसलिए आपको 5 5 5 5 वो दिखा रहा है, लेकिन अगर वो सही होता तो पैटर्न मैच होता, पैटर्न मैच होता तो उसका रिस्पेक्टिवली ग्रुप मतलब एक्चुअल वैल्यू जो है वो निकलती, इंटीजर में कन्वर्ट होती और वो स्कोर को असाइन कर दी जाती। ये बात समझनी है। एक बार स्कोर की वैल्यू मिल गई, उसे हम लोग अपने उस ऊपर वाले शेयर्ड स्टेट स्कोर मेंबर को वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब बात करते हैं फीडबैक की। यहां पे भी सेम वही पैटर्न सर्च किया जा रहा है, पहले फीडबैक दिखना चाहिए कोलन, उसके बाद स्पेसेस, न्यू लाइन वगैरह का कार्यक्रम हो सकता है, कई सारे आपके रिस्पेक्टिवली आगे चल के जो है कैरेक्टर्स हो सकते हैं। रिस्पॉन्स में आपको ये सारा पैटर्न ढूंढना है, इग्नोर करने हैं केसेस। यहां पर भी वही सेम रूल लागू होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है डॉट ऑल। व्हाट डू मीन बाय दैट? देखिए मैं आपको समझाता हूं। क्या हो सकता है आपका यहां पे मान लीजिए फीडबैक है, ठीक है, दिस इज योर फीडबैक, और फीडबैक के आगे आपकी ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। जैसे मैंने बोला 2 लाइन में, 1 या 2 लाइन में आपको फीडबैक चाहिए, मान लीजिए ये 2 लाइन है, यहां आपका एक फुल स्टॉप आ गया, ओके मान लीजिए ये फुल स्टॉप एक सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद एक न्यू लाइन होगा, अगले लाइन पे आपका अगला वाक्य लिखा हुआ है। तो बेसिकली अगर हम डॉट ऑल यूज नहीं करेंगे ना तो वो इस न्यू लाइन के ऊपर ही रुक जाएगा और यही आपका फाइनल फीडबैक मान लेगा, लेकिन ये तो आधा अधूरा काम हो जाएगा। भाई ये भी तो आपके फीडबैक का हिस्सा है ना, सेकंड लाइन, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर आपने डॉट ऑल यूज नहीं किया, तो वो यहीं पे रुक जाएगा, पहले वाक्य को ही फीडबैक कंसिडर कर लेगा। लेकिन अगर आप डॉट ऑल कंसिडर करते हो तो वो न्यू लाइन को भी एज अ नॉर्मल कैरेक्टर कंसिडर करके आपके अगले लाइन पे बढ़ जाता है और अगले लाइन को भी एज अ पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिवली फीडबैक कंसिडर करता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये अपना लॉजिक है जो अपने को यहां पे समझना है, इसीलिए डॉट ऑल का भी लगाया हुआ है फंडा। तो इग्नोर केस एंड डॉट ऑल दोनों यहां पे काम करने वाले हैं। और मैं इसमें क्या करूंगा, अपना जो ये फीडबैक मैच मिला है इसका जो ग्रुप यानी कि रिस्पेक्टिवली पूरा ये जो अपन ऐसा कहते हैं ना, ये जो है ये पूरा जो आपका फीडबैक मैच मिला है, इसके अगर मेरे को एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप 1, एक्चुअल वैल्यू के लिए ग्रुप 1 ये करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पे भी अपना पूरे फीडबैक मैच में से जो ग्रुप 1 है वो फेच करना चाहता हूं। स्ट्रिप ऑफ कर दूंगा, अगर कुछ स्पेसेस या न्यू लाइंस अगर फिर भी इंक्लूडेड होंगे उनको हटा दूंगा और यहां पे मैं अपना फीडबैक जनरेट कर दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए फीडबैक मैच नहीं हुआ, तो अगर आपको नहीं मिली जो चीजें आपको चाहिए थी, तो अपन यहां पे भैया एल्स में एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, मतलब कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ था ही नहीं तो कुछ मिला ही नहीं, सीधी सिंपल बात है। तो फीडबैक भी आपका यहां पे आ जाएगा और फीडबैक भी मैं ये वैल्यू असाइन कर दूंगा आपके उस शेयर्ड स्टेट वाले फीडबैक मेंबर को। तो आपको स्कोर भी मिल गया, फीडबैक भी मिल गया एज अ रिटर्न ऑफ इवैल्यूएटर। इसके बाद एक और हम लोग राउटर नोड भी डिफाइन करते हैं जो हमें बताता है कि आगे करना क्या है, क्या डिसीजन लेना है, किन 2 दिशाओं में जाना है। यहां पे भी आपका स्टेट जो रिस्पेक्टिव शेयर्ड स्टेट है वो शेयर किया जाएगा और यहां पे आप स्कोर देखोगे, यहीं पे मैं कह रहा था वो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। इफ स्टेट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मान लीजिए आपको 9 नहीं करना 8 करना है, मान लीजिए 8 नहीं करना 7 करना है, 7 नहीं करना 6 करना है, तो यहां पे अगर लीनियंसी आप देना चाहते हो, स्ट्रिक्टनेस रखना चाहते हो, वट एवर इज योर रिस्पेक्टिवली ऑप्शन, यू कैन कस्टमाइज इट हियर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो सच में यार ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया, मतलब बढ़िया परफॉर्म किया है, तो आप भैया रिटर्न करोगे एंड, मतलब आई विल रीच टू द एंड नोड, बस इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन गौर से सुनना, अगर आपके दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको एंड तक जाना है या रीट्राई पे जाना है, ये आपको ये कंडीशंस बताएंगी। सबसे पहली चीज है कि आपका स्कोर सेटिस्फाई हो गया तो खत्म करो, हो गया ना, इतना ही तो चाहिए था, मिल गया जो चाहिए था तो खत्म करो भैया, तो आप यहां पे एंड करते हो। दूसरी चीज, मान लीजिए अगर आपके अटेम्प्ट, मैंने 5 अटेम्प्ट यहां पे दे रखे हैं, अगर आपने 5 बार अपना आंसर इंप्रूव करने की कोशिश की है, अटेम्प्ट किया है, लेकिन स्कोर मान लीजिए आपका 9 के आसपास नहीं आ पा रहा है, तो आप रुक सकते हो, 5 अटेम्प्ट के ऊपर नहीं जाना है। अगर आपका यहां पे मान लीजिए अटेम्प्ट नंबर 6 है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप एंड को रीच आउट कर दोगे, इसके बाद नहीं करना है, खत्म कर दो, एंड नोड पे पहुंच जाओ। अगर ये दोनों ही कंडीशन आपकी रिस्पेक्टिवली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब आपके पास अभी अटेम्प्ट भी बचे हुए हैं और आपका स्कोर अभी भी 9 या 9 के ऊपर नहीं गया है, तो फिर आप रीट्राई मारोगे। क्या करोगे? रीट्राई मारोगे। तो ये कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग अपना ये इवैल्यूएटर वाला रन करते हैं, राउटर वाला रन करते हैं और फाइनली अभी हम अपना जो स्टेट ग्राफ है वो
बनाने वाले हैं। तो स्टेट ग्राफ के लिए हम लोग वही स्टेट इंफॉर्मेशन जो है शेयर्ड स्टेट वो लगने वाला है। यहां बिल्डर नाम का ग्राफ हम लोग बना देते हैं जिसमें नोड्स ऐड करेंगे। दो नोड हम लोग ऐड करते हैं, एक है भैया जनरेटर नोड और एक है आपका राउटर नोड। तो दो नोड मैंने यहां पे ऐड किए। एजेस अभी ऐड करते हैं। कैसे चलेंगे एजेस? एजेस आपके स्टार्ट से लेके जनरेटर तक। देखिए यहां पे मैंने पहले ही बना के रखा है, ये आपके दो नोड रहेंगे, स्टार्ट और आपका बेसिकली इवैल्यूएटर है ना, जनरेटर और इवैल्यूएटर आपके दो नोड्स यहां पे रहेंगे। स्टार्ट और एंड तो आपका रिस्पेक्टिवली रहने वाला है जहां से प्रक्रिया शुरू होगी। अब स्टार्ट से लेके जनरेटर तक आपका एक एज होना चाहिए, फिर जनरेटर से इवैल्यूएटर तक एक एज होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट से लेके जनरेटर तक एक नोड होना चाहिए, जनरेटर से लेके इवैल्यूएटर तक एक नोड होना चाहिए, लेकिन अब इसके आगे एक कंडीशनल एज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडीशनल एज होना चाहिए। ये देखिए कंडीशनल, वापस जनरेटर के पास जाना है या फिर एंड के पास जाना। अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब ये कंडीशन कौन बताता है? राउटर, जो आपका राउटर है वो बताता है। तो यहां पे हम इस कंडीशनल नोड में हम क्या बोलते हैं, देखिए यहां इवैल्यूएटर कॉमा राउटर कॉमा रीट्राई यहां पे लिखा हुआ है। मतलब हम यहां बात कर रहे हैं कि ये एज जो है ये आपकी इवैल्यूएटर से निकलेगी। आप देखिए यहां पे ये आपकी जो है ये इनकमिंग जो है इस रिस्पेक्टिवली इस कंडीशन के पास जो इनकमिंग है, सोर्स क्या है? इवैल्यूएटर। और उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन एक तो एंड हो सकता है या फिर भैया रीट्राई मार के जनरेटर हो सकता है। ये दो ही आपके हो सकते हैं, सही बात है कि नहीं? लेकिन ये कौन डिसाइड कर रहा है? राउटर। इसीलिए यहां पे मैंने राउटर लिख दिया गया है। अगर रीट्राई हुआ, मान लीजिए अगर मुझे रिटर्न में राउटर ने रीट्राई बोला, तो आपको जनरेटर के पास जाना है। यू हैव टू गो बैक टू द जनरेटर नोड एंड अगेन एग्जीक्यूट एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका रिटर्न एंड हुआ तो आपको एंड यानी कि एंड नोड तक जाना है। तो ये आपको पूरा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है। स्टार्ट से जनरेटर, जनरेटर से इवैल्यूएटर, इवैल्यूएटर से आपका राउटर डिसाइड करेगा कि कहां राउट करना है, क्या रीट्राई पे जाना है, रीट्राई मतलब जनरेटर। अगर रीट्राई नहीं है, एंड आपको रिटर्न में मिलता है यहां पे, तो आपको एंड नोड को रीच करना है। दैट्स इट, खत्म। आपका ग्राफ का स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, आपने उसे कंपाइल कर देना है और आपका ग्राफ तैयार है। अब जैसे ही ग्राफ तैयार है तो चलिए फाइनल अपन अभी अपना उत्तर जो है देखते हैं, उत्तर जो है वो समझते हैं। इनिशियल स्टेट एक डिक्शनरी मैंने डिफाइन कर दी है जिसके अंदर सारे रिस्पेक्टिव इनिशियल वैल्यूज क्या क्या रहेंगे वो मैंने बता दिया। जैसे क्वेश्चन मैंने डाल दिया, एक्सप्लेन व्हाट अ वेक्टर डेटाबेस इज इन एग्जैक्टली 5 वर्ड्स। 5 शब्दों में मेरे को बताना है वेक्टर डेटाबेस क्या होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर फिलहाल तो कुछ आया नहीं है। स्कोर मेरा इनिशियली 0 सेट कर देता हूं, फीडबैक भी कुछ नहीं अभी इनिशियली, क्योंकि अटेम्प्ट मेरा 0 है। अब मैं यहां पे लूप लगाता हूं और ग्राफ को स्ट्रीम में चलाता हूं। मतलब ये जो डिक्शनरी है इसके रिस्पेक्टिवली जो वैल्यूज हैं वो इटरेशन बाय इटरेशन अपडेट होते जाएंगे। जैसे सबसे पहले भैया जनरेटर काम में आएगा। जनरेटर क्या करेगा? मतलब जनरेटर नोड जो है वो एक्टिव होगा। जनरेटर नोड रिस्पेक्टिवली क्या करेगा? आपका आंसर जनरेट करेगा। तो क्या मेरा जनरेटर नोड अभी स्टेप में एक्टिव है? हाँ जी, अगर है तो उसने जो आंसर जनरेट किया है वो मेरा आंसर यहां पे डेटा को मैं दे दूंगा। बेसिकली ये जो इटरेशन अभी चल रहा है ना मेरा फॉर लूप का, उस इटरेशन में जनरेटर का कुछ आंसर जनरेट हुआ होगा, रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होगा। जो कैसे जनरेट होता है उसका बिहेवियर अपन ने यहां पे ऊपर बताया हुआ है, ऐसे जनरेट होता है। तो जो भी जनरेट होगा वो अपन सिंपली अपने डेटा को दे देंगे। अब अपने डेटा में जो है जनरेटर का पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब देखिए क्या क्या रिटर्न कर रहा था जनरेटर। क्या रिटर्न कर रहा था भैया? दो चीजें थी, एक तो आपका आंसर और एक तो आपका अटेम्प्ट। उसे 1 से इंक्रीमेंट कर रहा था। तो यहां पे हमारे पास दोनों चीजें आ जाएंगी। अटेम्प्ट भी डिस्प्ले कर देंगे, आंसर क्या आया है वो भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है इवैल्यूएटर नोड की। क्या अभी यहां पे इवैल्यूएटर नोड आ गया है इटरेशन में? हां, जनरेटर के बाद इवैल्यूएटर आ जाएगा। तो अब जब इवैल्यूएटर पे आएंगे तो यहां पे मेरा जो इवैल्यूएटर का पूरा रिस्पांस है वो फेच किया जाएगा और इवैल्यूएटर का जो रिस्पांस रहता है वो स्कोर और फीडबैक रहता है। तो वो स्कोर और फीडबैक भी आपको दिखा दिया जाएगा। और इस तरीके से इटरेशन तब तक चलेगा जब तक आप एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते। तो चलिए भैया समय न गवाते हुए रन करते हैं। अटेम्प्ट 1 आ गया है, आंसर आ गया, स्कोर 8 आ गया। अटेम्प्ट 2 आंसर आ गया, फीडबैक आ गया, स्कोर 8 आ गया। अरे यार ये तो स्कोर 8 पे ही इस तरीके से स्कोर 7 8 इस तरीके से हो रहा है। ये कम ज्यादा आपको होते हुए देख रहा है? पहले इसका स्कोर क्या था? पहले आप देख लीजिए, पहला 8 था, फिर 8 8 8 कंसिस्टेंट रहा 7। यार ये तो 9 को रीच आउट ही नहीं कर पा रहा यार। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना अपन लीनियंसी दे देते हैं, 10 वर्ड दे देते हैं। शायद इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। फीडबैक देखो, द आंसर इज क्लियर एंड एक्यूरेट बट कुड बी इंप्रूव्ड बाय एडिंग मोर स्पेसिफिसिटी। तो फीडबैक सही आ रहा है, स्कोर सही आ रहा है। हम लोग लगता है ना उसको थोड़ा सा और यार फ्रीडम देते हैं ना, शब्द थोड़े ज्यादा दे देते हैं। तो चलिए 10 वर्ड्स की बात करते हैं। अब देखते हैं स्कोर क्या है। 8 6 8
9 आ गया, फाइनली फाइनली आ गया, रुक गया वो। तो यहां पे चौथे अटेम्प्ट में आप देखिए, चौथे अटेम्प्ट में उसने ये आंसर दिया, स्कोर 9 प्राप्त हो चुका है, अटेम्प्ट 5 की तरफ वो नहीं गया, क्योंकि भैया आपका एक कंडीशन ट्रू हो गया ना, आपकी जो वो रिस्पेक्टिवली स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 वाली कंडीशन ट्रू हो गई। फीडबैक इज द आंसर इज एक्सीलेंट, द आंसर इज एक्सीलेंट। बट स्टिल इसमें और क्या इंप्रूव किया जा सकता है वो भी उसने बता दिया है। बट एज पर द स्कीम इट हैज स्टॉप्ड हियर। तो हमने 2 स्टॉप रिस्पेक्टिवली कंडीशंस अभी अभी देखे, चेकआउट किए कि अगर हमारे 5 अटेम्प्ट कंप्लीट हो जाए फिर भी अगर स्कोर ना रीच आउट हो तो क्या अंजाम होता है। और मान लीजिए अगर आपका स्कोर परफेक्टली रीच कर गया तो हम लोग कम अटेम्प्ट में भी वहां तक रीच आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लेट्स से 100 वर्ड्स कह देता हूं, अभी से रन करते हैं। ये लो, ये पहले अटेम्प्ट में ही हो गया आगे जरूरत ही नहीं पड़ी, इसने पहले अटेम्प्ट में ही अपना आंसर पूरा दे दिया, क्योंकि उसको फ्रीडम ज्यादा दी है ना, ज्यादा शब्द इस्तेमाल कर भैया ऐसे बोला, और रिस्पेक्टिवली उसने स्कोर यहां पे रख दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इट एक्सीड्स द 100 वर्ड लिमिट, कंसिडर रीफ्रेजिंग इट। तो आप बात समझ रहे हो। तो उसने ये भी बता दिया है कि भैया इसने, आपने 100 वर्ड की लिमिट दी थी लेकिन ये कुछ हद तक भैया उसे एक्सीड कर रहा है, इसके लिए मैं इसके नंबर काटना चाहूंगा, इसी के लिए मैं इसके नंबर काटना चाहूंगा, इसीलिए 10 आउट ऑफ 10 आपको यहां पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी जो वेरिएंट है, वैरायटी है, और किस तरीके से चीजें इंप्रूव होती है, कहां पे आपका एजेंट रुकता है फिर आगे बढ़ता है, क्या कंडीशनिंग है, ये सारी बातें बड़ी डिटेल में आपको मैंने बता दी है। अपन ने पूरी तरीके से एक रिफ्लेक्शन इंजन एजेंटिक एआई इकोसिस्टम में कैसे काम करता है, ये सारी चीजें बड़ी डिटेल में आपके साथ रख दी है। समझ में आ गई होंगी तो भैया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्त यार, झुंड, ग्रुप, सबके साथ भैया इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।